हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सर्विस एजुकेशन में। ये हम लोग टेस्ट नंबर 1 कर रहे हैं, ठीक है। जीएस वर्ल्ड का यूपीपी से सारो यारो के लिए हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कर लिए थे टेस्ट 1 के। इस टेस्ट में 50 से 100 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। 51 से करना है ना, ठीक है। 51 में देखिए, यहाँ पे जनरल पेपर और उनके एडिटर कौन है ये मैच कराना है, ठीक। तारक दास जो हैं वो फ्री हिंदुस्तान के एडिटर थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। किताब बहुत इंपॉर्टेंट है। रामनाथपुरी साहब की सर्कुलर ए आज़ादी थी, ये भी करेक्ट मैच है, ठीक। लाला हरदयाल यहाँ पे नवजीवन के सामने इनका मैचिंग किया हुआ है, तो नवजीवन तो आप लोग जानते हैं ये किसकी थी, ये महात्मा गांधी जी की थी, ठीक है। महात्मा गांधी जी की ये पत्रिका थी, ना कि लाला हरदयाल साहब। और श्याम कृष्ण वर्मा इंडियन सोशलिस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों किताबें, चारों किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेपरेटली याद रख लेना। तो ये भी सही मैच है। गलत मैच सिर्फ तीसरा है, ठीक। लाला हरदयाल साहब के बारे में आप लोग जानते होंगे, उन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की थी, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में, यूएसए। और हरदयाल साहब के साथ और कौन था, सोहन सिंह भागना। ये फिगर देखिए, ये फ्री हिंदुस्तान यही पूछा था जो सबसे पहला ऑप्शन था, और उनके सामने नाम किसका लिखा था, तारक दास, ठीक है, तारक दास का। तो ये 1908 में छपती थी किताब नहीं है, ये जनरल है, मतलब एक न्यूज़पेपर पत्रिका टाइप की है, ठीक है, फ्री हिंदुस्तान। यहाँ पर नीचे देख लीजिए, पब्लिशर कौन है, तारकनाथ दास, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, और इंडिया में पब्लिश नहीं होता था, ठीक, वैंकूवर से पब्लिश होता था, ठीक है। वहाँ से ब्रिटिश रूल जो इंडिया पर अत्याचार कर रहा था वो सब वहाँ पर दिखाया जाता था, ठीक है, इन पत्रिकाओं के माध्यम से, ताकि इन गोरों की हकीकत पता चल सके। चलिए वापस क्वेश्चन पे चलें, ठीक है। देखो, इस न्यूज़पेपर में एक बोल्ड लाइन से एक लाइन लिखी है, ये बहुत कुछ हम लोग को मैसेज भी दे रही है, इसको पढ़िए। रेजिस्टेंस टू ट्रेनिंग इज सर्विस टू ह्यूमैनिटी, यानी अत्याचार का जो आप प्रतिरोध करते हैं, विरोध करते हैं, वही मानवता की सेवा है, ठीक है, और सभ्यता के लिए जरूरी भी है, नेसेसिटी ऑफ सिविलाइजेशन। तो अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाते थे इन्हीं सब पत्रिकाओं के माध्यम से, ठीक है। आइए 52 करते हैं। एक्चुअली जीएस वर्ल्ड ने जो प्रिंट किया है ना टेस्ट सीरीज, वो एक ही पेज पे दोनों तरफ हिंदी का वर्जन है, ठीक है, मतलब इस तरफ भी और इस तरफ भी। जैसे हम लोगों ने दृष्टि किया था, तो वहाँ पे एक तरफ इंग्लिश लिखा था, एक तरफ हिंदी लिखा था, तो वहाँ पे आसानी हो रही थी इंग्लिश मीडियम वालों को। अब यहाँ पे दोनों तरफ हिंदी में लिखा है, तो अब क्या किया जाए। इसलिए मैं फिर सेपरेट एक एक क्वेश्चन ही दिखा रहा हूँ आपको जूम करके। मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप लोग ये ना समझे कि मैं इंग्लिश वाला वर्जन छुपा रहा हूँ, ठीक है। मैं सभी का PDF भेज दूंगा, ठीक है, इंग्लिश वर्जन का भी, हिंदी वर्जन का भी, आप उससे परेशान मत होइए। चलिए 52 कीजिए। अब देखिए 52, महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, विड्रॉ किया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1922 में, ये आपको पता है, सबको पता है, ठीक। उसका कारण क्या था, उन्होंने कारण में ये लिखा है, भारतीय लोगों ने पॉलिटिकल मैटर्स में इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया। तो ऐसा तो नहीं था, ठीक है। ये विड्रॉ कब किया था, 1922 में किया था, ठीक है, लेकिन किस कारण से किया था, आपको पता है, चौरी चौरा कांड से, ठीक है। चौरी चौरा कांड से, जो चौरी चौरा की घटना हुई थी, पुलिस स्टेशन में आग जो लगा दी थी, उससे गांधी जी आहत हो गए थे बहुत ज़्यादा, ठीक है, इसलिए विड्रॉ कर लिया था। तो कारण यहाँ पे ठीक नहीं है, कारण गलत है और एजेशन ठीक है, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो इसकी डेट भी कभी कभी पूछ लेता है, तो एग्जैक्ट डेट भी याद होना चाहिए। कुछ घटनाओं की एग्जैक्ट डेट जरूरी है, जैसे चौरी चौरा घटना जो 5 फरवरी 1922 को हुई थी, ठीक है। और ये कारण में जो लिखा है, पॉलिटिकल मैटर्स में इंटरेस्ट लेना इन्होंने बंद कर दिया, रुचि लेना बंद नहीं किया था, जबकि रुचि आई थी, इंटरेस्ट आया था। कैसे आया था, स्वराज पार्टी के माध्यम से, ठीक है। स्वराज पार्टी का गठन इसी के बाद हुआ था 1923 में, ठीक है, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। और फाउंडर मेंबर स्वराज पार्टी के कौन थे, आपको पता है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, ठीक है, ये भी याद रखना, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, ठीक है। 53 देखिए, जलियांवाला बाग जो मासेकर हुआ की जांच के लिए बनाई गई समिति का क्या नाम था। अच्छा क्वेश्चन है, इजी है। क्या था समिति, कौन सी कमेटी थी, हंटर कमेटी, ठीक है। हंटर कमेटी बनाई गई थी इसकी जांच के लिए कि ये इस मासेकर में जो हुआ है वो कितना वैलिड है, कितना इनवैलिड है। तो इस जांच में जो फाइंडिंग्स आई थी वो क्या थी फाइंडिंग्स, इस कमेटी की रिपोर्ट ने यहाँ पे डायर साहब को ही बचा लिया था, ठीक है, और उनका सपोर्ट किया। इतना बड़ा मासेकर होने के बावजूद भी ये रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ 379 लोग मरे थे, लेकिन वास्तव में तो ऐसा नहीं है, हज़ारों की संख्या में लोग मरे थे। यानी इस रिपोर्ट में डायर साहब को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराया किसने था, माइकल डायर, आप लोग जानते हैं, ठीक है। माइकल डायर को यहाँ पे पुरस्कार भी दिया गया था इस कांड के लिए, यानी सम्मानित किया गया था। ये 7 लोगों की कमेटी थी, ठीक है, जिसमें से 4 अंग्रेजी लोग थे और 3 इंडियन थे। तो इन 3 इंडियन का नाम जानना बहुत ज़रूरी है। 3 इंडियंस में पहले हैं चिमनलाल सीतलवाड़, ठीक है, दूसरे हैं पंडित जगत नारायण और तीसरे अहमद खान। ये 3 लोग इस कमेटी में थे, ठीक है। 7 लोगों में 3 लोग इंडियंस थे, ये वाले। अल्टीमेटली माइकल डायर को मार दिया था, आप लोगों को पता है, उधम सिंह ने मार दिया था 1940 में। तब तक ये बुढ़वा हो गए थे, 75 साल के थे तब ये मरे। अब तो उधम सिंह मूवी भी बन गई है। चलिए 54 देखिए, 54 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वराज्यों की मांग पर 1919 ईस्वी का जो एक्ट था, इंडियन काउंसिल एक्ट, आपने पढ़ा होगा 1919 वाला, इसमें सबसे बड़ा मेजर रिफॉर्म क्या था,
देखो ये अंग्रेजों के हिसाब से तो रिफॉर्म ही था ना, इनको इस एक्ट को क्या बोला जाता था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बोलते थे इसको, ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो मॉन्टेग्यू उस टाइम पे क्या थे, ये तो सचिव थे, ठीक है, और चेम्सफोर्ड ये वाइस रहे थे, ठीक। ये सचिव की पोस्ट कब आई थी, ये 1857 के बाद आई थी, ठीक है, जब कैनिंग पहले वाइस रहे हुए थे, उस टाइम पे राज सचिव की ये यहाँ पे एक पोस्ट नई जनरेट हुई थी, ठीक है। वो सब बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खत्म कर दिया गया था, फिर सिर्फ एक ही पोस्ट थी सचिव की, ठीक, वो थे मॉन्टेग्यू, ठीक है। क्वेश्चन पे 1900 ईस्वी के एक्ट आपने देख लिया कि कमजोरियों की जांच तथा उसके निदान के लिए गठित अलेक्जेंडर मुडीवीन समिति, अलेक्जेंडर मुडीमैन समिति इंपॉर्टेंट 1924 में गठित हुई थी, ठीक है। में से निम्नलिखित में से कौन भारतीय शामिल था, ये हम लोग बाद में देख लेंगे, पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं, नहीं तो याद नहीं रहेगा। क्वेश्चन में आपने सीख लिया कि मुडीमैन समिति का गठन किस लिए किया गया था, 1919 का जो एक्ट था उसकी कमजोरियों की जांच करने के लिए, क्लियर, ठीक है। 1919 का एक्ट हमने देखा, इसको इंडियन काउंसिल एक्ट बोलते हैं, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। अभी रिफॉर्म क्या था ये देख लेते हैं। रिफॉर्म अंग्रेजों के हिसाब से था, हम लोगों के हिसाब से नहीं था। आप पढ़ते रहते होंगे एमसीक्यूज में कि 1919 में प्रांतों में क्या हुआ था, द्वैत शासन स्टार्ट हो गया था, प्रांतों में द्वैत शासन, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, द्वैत शासन को इंग्लिश में बोलते हैं डायरकी, ठीक है, डायरकी। डायरकी का मतलब यहाँ पे शासन दो तरीके से रेगुलेट होने लगा, ट्रांसफ़र लिस्ट बना दी गई और यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट रिजर्व रख लिए गए, ठीक, इतना क्लियर। यानी कुछ प्रांतों के लिए ट्रांसफ़र लिस्टों की व्यवस्था की गई और कुछ प्रांतों में जो सब्जेक्ट थे उनको रिजर्व रखा गया, और ये रिजर्व लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट थे, सब्जेक्ट समझ रहे हो ना, काम करने वाले, जिस पे काम करना होता है, जैसे डिफेंस का एक सब्जेक्ट है तो वो रिजर्व लिस्ट में था, क्योंकि डिफेंस बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ये तो अंग्रेजों के हाथ में ही रहना चाहिए ना, इसको तो भारतीयों के हाथ में दे देंगे तो सब गड़बड़ा जाएगा। तो जो पावरफुल सब्जेक्ट थे उनको अंग्रेजों ने कहाँ रखा, रिजर्व लिस्ट में रखा, ठीक है, इस कानून में। और कानून कहाँ से पारित होते थे, ये ब्रिटिश संसद से पारित होते थे, ठीक है, यानी इंग्लैंड से पारित होते थे और वो लागू होते थे इंडिया में। और इंडिया में लागू कराने के लिए गुर्गे कौन बैठे थे संसद के, ये लोग, ये तो गुर्गे ही तो थे सब, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड वगैरह। तो रिजर्व लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट थे, डिफेंस अपने पास रख लिया अंग्रेजों ने, संचार अपने पास रख लिया, फॉरेन अफेयर्स अपने पास रख लिया, ठीक है, ये तो रिजर्व लिस्ट में थे। तो यहाँ पे ट्रांसफर लिस्ट में यानी हस्तांतरित विषयों की जो लिस्ट थी उसमें क्या क्या रखा गया, एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, और ये इनका जिम्मा किसको दिया गया, जो वाइसरॉय की काउंसिल में जो मिनिस्टर थे, मंत्री लोग थे, और वो मंत्री ज़्यादातर इंडियंस थे, ठीक है, यानी इंडियंस पे आप ये जिम्मेदारी वाला काम सौंप दिए। कृषि, स्वास्थ्य, एजुकेशन, ये तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी है ना, बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाले सब्जेक्ट है ना, ये तो सोशल वेलफेयर वाले सब्जेक्ट है ना, तो इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है। और सबसे बेकार चीज़ इस सिस्टम का, डायरकी का, जो प्रांतों में द्वैत शासन लागू हुआ, कि आपको एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर के जितने भी सब्जेक्ट हैं उसको ट्रांसफर लिस्ट में रखा गया और उसकी जिम्मेदारी मिनिस्टर्स को दी गई, ठीक है, मंत्रियों को दी गई, और मंत्रियों को जवाब भी देना था, यानी रिस्पॉन्सिबल भी थे वो, यानी मंत्रियों को आंसरेबल बनाया गया, उत्तरदायित्व जो है वो तय कर दिया गया। और ये उत्तर किसको देना होता था यदि तुम गलत करते हो इन सब सब्जेक्टों पे, प्रोविंशियल काउंसिल हुआ करती थी ना, प्रोविंशियल काउंसिल के प्रति आप उत्तरदायी भी हैं, जैसे आप लोग अभी पढ़ते हो ना लोकसभा में कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, वही चीज़ यहाँ पे भी है। यहाँ पे एक चीज़ समझ में आती है ना हम लोगों की, रिजर्व लिस्ट में ये वाइसरॉय ने अपने हाथ में रखे थे ये सब्जेक्ट, ठीक है, वाइसरॉय साहब ने अपने हाथ में हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर वाले या फिर सोशल वेलफेयर वाले सब्जेक्ट नहीं रखे, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे, वेलफेयर करना थोड़ी ना यहाँ पे आए थे, यानी वेलफेयर भी हम ही लोगों को करना था, वेलफेयर भी हम ही लोग करें, अगर कुछ गलती भी करें तो हम जवाब भी दें फिर। तो ये डायरकी सिस्टम था, ठीक है। इसी की कमजोरियों की जांच के लिए ये गठित की गई थी मुडीमैन समिति। तो मुडीमैन समिति आपने 1924 में देखा, इसमें मेंबर कौन कौन था ये पूछा है, तो पहले तो मैं इसको मिटा दूँ, यहाँ पे जो कबड्डी खेल ली हम लोगों ने, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक। इस कमेटी के जो 4 लोग थे इंडियंस थे, वो पहले हैं शिवा स्वामी अय्यर, ठीक है, दूसरे थे आरपी पराजय, तीसरे हैं तेज बहादुर सप्रू, और चौथे हैं मोहम्मद अली जिन्ना साहब, ठीक है। यानी ये 4 साहब जो लोग दिख रहे हैं ये इंडिया से थे, ठीक। तो यहाँ पे भारतीय शामिल कौन था ये पूछा है, तो यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना का नाम दिख रहा है, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक। आगे बढ़ें, आइए 55 पे आइए। सेकंड राउंड टेबल सम्मेलन में पूछा है यहाँ पे किसने हिस्सा लिया था, गोल मेज समझ रहे हैं ना, गोल मेज यानी राउंड, और मेज मतलब टेबल, ठीक है, ऐसी राउंड टेबल रहती थी, ठीक है, यहाँ पे सब लोग बैठे रहते थे और अपनी इश्यूज जो है वो डिस्कस करते थे, इसलिए इसका नाम फिर राउंड टेबल है। इस पिक्चर को देखिए, ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है सेकंड वाली, ठीक है। ये फिगर देखिए, एक टेबल है, राउंड शेप की है लगभग, चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं और अपना इश्यूज डिस्कस कर रहे हैं। देखिए गांधी जी दिख रहे हैं, ये गांधी जी हैं, ठीक है, ये पूरी टीम बैठी है, ये पूरी इंडियंस की टीम बैठी हुई है। और इसमें कौन कौन है मैं वो जूम इन कर दे रहा हूँ, आपको नाम याद रखना है। सेकंड राउंड कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी जी, ठीक है, महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय, ये मदन मोहन मालवीय साहब दिख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देवदास गांधी, ये जर्नलिस्ट थे, पत्रकार थे, और जीडी बिरला, घनश्याम दास बिरला, ठीक है। एक और थी मेंबर मीराबेन, ठीक, तो इनका भी याद रखना है। बाकी आप देख रहे हैं अंग्रेजों को देख रहे हैं, सब फोटो खिंचा रहे हैं, कैमरे की तरफ देख रहे हैं, लेकिन गांधी जी को देखिए आप, वो तो जिस समस्या के लिए गए थे उसी पे फोकस थे,
चलिए आ जाइए वापस क्वेश्चन पे आ जाइए। तो आप लोगों ने देख लिया किस किस ने भाग लिया था। आपने महात्मा गांधी जी को देखा, ठीक है, घनश्याम दास बिरला जी को देखा, मदन मोहन मालवीय साहब को भी देखा, ठीक है। सरोजिनी नायडू नहीं थी, इनकी जगह कौन था? मीराबेन, सॉरी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मीराबेन, ठीक। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन नहीं है, तो 2 को गलत कर दो। यहाँ पे पूछा क्या है, किस किस ने हिस्सा लिया ना, तो 1, 3, 4 हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलें आगे चलें। आइए 56 देखिए, नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से कौन से प्रोविज़न किए गए थे? नेहरू रिपोर्ट को फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ठीक है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रेम हुआ था। इसके बैकग्राउंड में देख लीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा समय नहीं लगेगा। देखिए आप लोगों को पता है 1928 में साइमन कमीशन आया था, ठीक है। और साइमन कमीशन के बारे में आपको ये भी पता है कि इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, ठीक है, कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, सारे के सारे गोरे लोग थे इस कमीशन में, ठीक है, इंडियन लोग नहीं थे। तो इसी चीज़ का वेहीमेंटली अपोज किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा। तो आईएनसी के द्वारा जो वेहीमेंटली अपोज हुआ था, ये बात इनको पची नहीं। किसको? लॉर्ड ब्रिकहेन हेड को। ये कौन थे? स्टेट सेक्रेटरी थे, ठीक। ये लॉर्ड साहब बोलते हैं आईएनसी से कि आप लोग इतने कैपेबल ही नहीं है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर सकें, बना सकें, आप लोग कॉमन पाथ को फाइंड ही नहीं कर सकते हैं, ऐसा ब्रिकहेन हेड साहब बोल रहे हैं आईएनसी से। तो ये बात तो बहुत गलत है ना, चुप जाएगी, ये तो ईगो वाली बात हो जाएगी। तो ये बात आईएनसी को चुप भी गई थी। इन्हीं के स्टेटमेंट पे चैलेंज एक्सेप्ट किया गया था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिखाएंगे, और ये चैलेंज नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से हम लोगों ने दिखाया, ठीक है, कि वी आर कैपेबल। अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछ लेगी कि आईएनसी से किसने कहा था कि आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कैपेबल नहीं है, तो इनका नाम याद रखना, ठीक है, स्टेट सेक्रेटरी का, लॉर्ड ब्रिकहेन हेड का, ठीक। तो ठीक है, फिर नेहरू रिपोर्ट फॉर्म हुई और इसकी जो अध्यक्षता की थी, चेयरमैनशिप की थी, वो मोतीलाल नेहरू हैं, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जवाहरलाल नेहरू मत लगा देना, ठीक है, मोतीलाल नेहरू की चेयरमैनशिप में ये रिपोर्ट बनी थी, ठीक है। जेएल नेहरू खैर सेक्रेटरी थे, जेएल नेहरू इस कमेटी के, अरे कमेटी ये रिपोर्ट जो बनाएगी वो कोई कमेटी तो बनाएगी ना, तो कमेटी के सेक्रेटरी जो थे वो जेएल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू, और अध्यक्ष कौन थे? एमएल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। ये 2 फैक्ट याद यहाँ पे ये रखना है। तो आइए इस फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे क्या क्या चीज़ें उन्होंने उस टाइम पे जोड़ी थी, किसने? अपनी कमेटी ने। और इस रिपोर्ट में मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या आई, देखिए क्या क्या प्रोविज़न रहे। सबसे पहला प्रोविज़न था डोमिनियन स्टेटस का, यानी इंडिया जो है वो डोमिनियन स्टेटस में रहेगी, ठीक है, लाइक कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। डोमिनियन स्टेटस का मतलब था कि आप राजा रहें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें अपनी सरकार बनाने दें और हम अपने पे शासन करेंगे। आप ओवरव्यू कीजिए, ठीक है, आप सुपरविजन कीजिए, हम आपके अंडर में रह के काम कर लेंगे, ठीक है, इसका मतलब ये था। इसमें 19 फंडामेंटल राइट्स को जोड़ा गया, ठीक है, इस रिपोर्ट में, नेहरू रिपोर्ट में, जिसमें से वोटिंग का भी राइट था और 21 साल से ऊपर वालों को वोट का अधिकार दिया गया। और तीसरा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो सेपरेट इलेक्टोरल। ये 1919 में जो अंग्रेजों ने गंद फैलाई थी, इस चीज़ को ख़त्म करना था, नेहरू रिपोर्ट में लिखा था, ठीक है, कि कोई सेपरेट इलेक्टोरल नहीं होगा, कंबाइंड इलेक्शन होगा, ठीक है, कंबाइंड इलेक्शन होगा। यहाँ पे अपने 1909 का एक्ट देखा होगा ना, पढ़ा होगा, उसमें मुस्लिम समुदाय के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था थी 1909 वाले एक्ट में। तो नेहरू रिपोर्ट में एक तरह से 1909 का खंडन किया गया। नेहरू रिपोर्ट में बोला गया कि हम सेपरेट इलेक्शन नहीं कराएंगे, ठीक, हम मुस्लिम समुदाय के लिए सीटें रिजर्व कर देंगे। तो सीटें रिजर्व वाली बात हुई थी, सेपरेट इलेक्शन की बात नहीं हुई थी, ठीक है, संयुक्त इलेक्शन की बात हुई थी। अब जल्दी से पॉइंट देख लीजिए। उत्तरदायी सरकार, बिल्कुल, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका, यानी बाई कैमरल लेजिस्लेचर जो था सेंटर में, इसकी भी व्यवस्था की गई। ज्वाइंट इलेक्शन की बात हुई, ठीक है, और फंडामेंटल राइट्स आपने देखे हैं अभी, यानी यहाँ पे चारों पॉइंट करेक्ट हैं, ठीक है, समझ आया। चलिए, तो फिर ब्रिकहेन हेड साहब को ये चैलेंज बहुत महंगी पड़ गई थी। आइए 57 देखिए, आसान सा क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट के नेताओं को गिरफ्तार करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया गया अभियान। तो गिरफ्तार करने का अलग यहाँ पे ऑपरेशन था, और क्विट इंडिया मूवमेंट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने का अलग मूवमेंट था, अंग्रेजों का अलग ऑपरेशन था, ठीक है। तो यहाँ पे गिरफ्तार करने का यहाँ पे ऑपरेशन पूछा है, तो गिरफ्तारी का जो था वो ऑपरेशन 0 आवर था, ठीक है, तो याद रखना ये गिरफ्तारी का था। और ऑपरेशन थंडरबोल्ट जो था वो क्विट इंडिया मूवमेंट को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए था, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्वेश्चन के हिसाब से बी ऑप्शन हो गया। आइए 58 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रिफॉर्म जो है वो रिपन के काल, लॉर्ड रिपन के काल से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट, रिपन साहब के बारे में आप लोग जानते हैं कि ये इन्होंने बहुत अच्छे रिफॉर्म किए हैं, बहुत अच्छा काम किया। इनको फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं, ये फैक्ट आप लोग जानते हैं। इनका टाइम पीरियड क्या था? 1880 से 1884 तक, ठीक। इसके जस्ट पहले लिट्टन थे, लिट्टन का टाइम पीरियड था 1875 से 1880, ठीक है। इसके बाद रिपन साहब की एंट्री हो गई, और रिपन साहब के बाद आप लोग पढ़ते रहते होंगे डफरिन साहब आ गए थे, ठीक। तो रिपन साहब ने 1880 और 1884 के बीच काफ़ी कुछ अच्छा काम किया। जैसे सबसे पहला इंट्रोडक्शन था, सबसे पहला जो एक्ट था रिपन साहब का, वो इलबर्ट विल था 1882 का। रिपन साहब ने जैसे ही इलबर्ट विल को इंट्रोड्यूस किया,
वैसे ही बाकी अंग्रेज़ों के पेट में दर्द होने लगा, क्योंकि इस एक्ट ने इंडियन जस्टिस कह लो या फिर इंडियन जज बोल लो, जज लोगों को, भारतीय न्यायाधीश जो थे, इनको और पावर मिल गई। ठीक है। दूसरी बात, इंडियन सिटीजन्स को अब लीगल राइट और ज़्यादा मात्रा में मिल गए। एल्बर्ट विल से पहले की स्थिति ये थी कि यदि कोई अंग्रेज पे कोई मुकदमा चलना तो उस मुकदमे को सुनने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी न्यायाधीश को था। ठीक है, अंग्रेज न्यायाधीश को था, इंडियन जस्टिस को नहीं था या फिर इंडियन जज को नहीं था। लेकिन एल्बर्ट विल ने ये पावर इंडियन जज को भी दे दी। ठीक है, तो ऐसा काम इंट्रोड्यूस किसने किया था? रिपन साहब ने। तो ये तो बहुत अच्छा काम था ना इंडियन सिटीजन्स के लिए। ठीक है, तो रिपन के काल में ये हुआ, बिल्कुल हुआ। दूसरा है 1881 का प्रथम फैक्ट्री अधिनियम, ये भी रिपन साहब के काल में हुआ, बिल्कुल। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है, इसको क्या बोलते हैं? इसको गैगिंग एक्ट बोलते थे। गैगिंग एक्ट यानी मुंह बंद करने वाला कानून। और ये इंट्रोड्यूस किसने किया था? ये रिपन साहब ने नहीं किया था, ये लिट्टन साहब ने किया था, लिट्टन। ठीक है, इस एक्ट को किलर ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर भी बोलते हैं, किलर ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर। ठीक, यानी इस एक्ट ने अगर हिंदी भाषा में न्यूज़पेपर छपता है तो हिंदी भाषा में अलाउ नहीं था। ठीक है, हिंदी भाषा में जो न्यूज़पेपर छप रहा है उसको इसने बैन करवा दिया था। ऐसा क्यों किया था? क्योंकि उस समय पर भारतीय क्या थी? एजुकेशन। आम आदमी अंग्रेजी थोड़ी ना जानता था, हिंदी जानता था। तो हिंदी के जो न्यूज़पेपर छपते थे वो अंग्रेजों के विरोध में छपते थे और वो इंडियन सिटीजन पढ़ते थे। और अंग्रेज लोग क्या काम कर रहे हैं वो सारी चीज़ें, जानकारी जो है वो न्यूज़पेपर के माध्यम से आम जनता भी जानती थी। लेकिन इसने हिंदी में बंद करवा दिया। अब इंग्लिश में छपता था, तो इंग्लिश में छपेगा तो भारतीय लोग पढ़ेंगे नहीं, उनको समझ में आएगा नहीं, और हम जो कांड कर रहे हैं वो भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये लोग खेल खेलते रहते थे। तो इस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया था लिट्टन साहब ने, लेकिन इस एक्ट को रिपील जो किया, खत्म किया था रिपन साहब ने। तो ये तो बहुत ग्रेट काम था रिपन साहब का। ठीक है, तो यहाँ पे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में पूछ रहा है, इसलिए यहाँ पे पहला ऑप्शन सही होगा और दूसरा ऑप्शन सही होगा, तीसरा नहीं होगा, क्योंकि तीसरा लिट्टन का है। ठीक, यदि यहाँ पे लिखा होता वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की समाप्ति, तब रिपन के काल में हम लोग तीसरा भी आंसर इसको ऐड कर लेते। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से 58 का 1 और 2 हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ें। 59 देखिए, ये आसान सा क्वेश्चन है। सिंधिया के बारे में आप लोग जानते हैं, कहाँ के थे? ग्वालियर। इन्होंने 1857 में क्या किया था? धोखा किया था। पेशवा पूना के थे। ठीक है, गायकवाड़ बड़ौदा के और भोंसले नागपुर के। तो आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से मिला लेना। ठीक है, पॉज करके देख लेना। चलिए 60 देखिए। हमारी प्रणाली बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है, जो गंगा के तटों से सभी अच्छी चीज़ें सोखकर टेम्स के तटों पर निचोड़ देती है। टेम्स समझ रहे हैं? टेम्स रिवर का नाम है। ठीक है, और ये कहाँ बहती है? इंग्लैंड में बहती है। ठीक है, इंग्लैंड की नदी है टेम्स। ये उतनी इंपॉर्टेंट नदी है इंग्लैंड की जितनी हमारी गंगा है। इस तरह के हिस्ट्री ऑप्शनल में क्वेश्चन आते हैं मेंस में, और सीधा इसको इन्वर्टेड कॉमा में इतना लिख के पूछ लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में पूछ लेते हैं। ये पूरा मेंस का क्वेश्चन का स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दिया। इस अगर लाइन को आप ठीक से पढ़ेंगे तो ये किस चीज़ की दास्तां सुना रही है? ये रेवेन्यू की दास्तां सुना रही है, संपत्ति की दास्तां सुना रही है, जो इंडिया से सप्लाई हो रहा था, शिफ्ट हो रहा था कहाँ पे? इंग्लैंड में। ठीक है, रेवेन्यू का जो शिफ्टिंग हो रही थी, जो ड्रेन थ्योरी में बताया गया, दादा भाई नेहरू जी की ड्रेन थ्योरी में बताया गया। वेल्थ की जो ड्रेन थ्योरी थी वो तो जान रहे हैं ना, तो ये उसी को इंडिकेट कर रही है एक तरह से। और ये बोला किसने था? ये जॉन सुलीवन ने बोला था। ये किसने बोला था? जॉन सुलीवन ने बोला था। ठीक, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखना। ये उस समय मद्रास में जो रेवेन्यू बोर्ड था उसके चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे। ठीक, चलिए 61 देखिए। 1820 में प्रकाशित प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस इमेज को देखिए, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस आपको लिखा हुआ दिख रहा। ठीक है, किसने लिखी? वाई राम मोहन रॉय। ठीक है, राम मोहन रॉय साहब, RMR। राजा तो उनका उपाधि थी। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय। प्रिसेप्ट का मतलब होता है उपदेश। ठीक है, यीशु के उपदेश, इसका हिंदी में जो ट्रांसलेशन था किताब का, यीशु के उपदेश। ठीक है, चलिए सॉरी यहाँ में ईसी लिख दिया, ईसु। अब ठीक है ना, 61 के आंसर हो गए राजा राम मोहन राय साहब। ठीक, टाइम देख रहे हैं 1820। 1833 में क्या हो गया था? इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और 1829 में इन्होंने क्या करवा दिया था? बेंटिक के साथ, लॉर्ड बेंटिक के साथ क्या किया था? सती प्रथा का कानून पारित करवा दिया था। ठीक है, 1829 में। चलिए आगे करिए। 62 देखिए। 62 में क्या है? निम्नलिखित में से किन युद्धों में अंग्रेजी सेना को हार का सामना करना पड़ा? पहला युद्ध तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम लोगों ने एंग्लो मराठी युद्ध भी पढ़े थे और एंग्लो मैसूर युद्ध भी पढ़े थे। उसको जल्दी से देख लें एक बार। मैं आपको उसी क्वेश्चन पे ले चल रहा हूँ, बस टाइम फ्रेम दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ताकि यहाँ पे थोड़ा टाइम फ्रेम देख लीजिए। यहाँ पे 1800, यहाँ पे सबसे कम टाइम कौन सा दिख रहा है? 1838। 1838 के बाद क्या सीन है सब? ठीक है, चलिए उस क्वेश्चन पे चलिए। मैं ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आपको हेल्प होगी इससे। हाँ, मिल गया। 44 क्वेश्चन था, इसमें हम लोगों ने पढ़ा था एंग्लो मराठी वार। एंग्लो मराठी वार आपने देखा था 1775 में स्टार्ट हुए थे और 1819 तक चले थे। ठीक है, 75 से 1819 लगभग कितना साल हो गया? 25 और 20, 45 ईयर्स। एंग्लो मराठा वार जो चले 45 साल तक चले। तभी तो
मराठों से हालत ख़राब थी अंग्रेज़ों की। और यहाँ पे एंग्लो मैसूर देखिए 1766 से 1800 तक, 99 को 1800 मान लेते हैं, ठीक है, यानी ये 1800 तक ही चले, ठीक है। और इनका लास्ट टाइम क्या था मराठी वाले का 1819। अब आप देख रहे हैं वो वाला जो क्वेश्चन पूछा 1819 के बाद के वो सारे वॉर हैं, ठीक है। मैं बस आपको ये इसलिए दिखाना चाह रहा था कि अफगान वॉर से पहले ये सारी वॉर हो चुकी थी मैसूर की और मराठों की, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना रहे, थोड़ा लिंक करने में आसानी होती है। तो इन युद्धों में मैसूर में और मराठों ने तो अंग्रेजों ने चौका मार लिया था। चलिए वापस वहाँ चलते हैं। 62 देखिए यहाँ पे किन युद्धों में अंग्रेजी सेना को हार का सामना करना पड़ा। फर्स्ट एंग्लो अफगान जो वॉर हुआ था 1838 और 42 के बीच में। यहाँ पे एक पार्टी में कौन था, दोस्त मोहम्मद खान, ये अफगान के शासक थे, ठीक है, और ये बेलेग्रेंट हैं, ठीक है, एक ये, और दूसरी पार्टी में ये ईस्ट इंडिया कंपनी, और इनका साथ दिया था दुरानी वंश ने, ठीक है। दुरानी वंश ये अफगान में ही एक्टिव था, ठीक है। दोस्त मोहम्मद खान ने इन दोनों को ही हरा दिया था, ठीक है। तो पहला सही है। पंजाब के युद्ध जो 1845 और 49 में हुआ, यहाँ पे दो पार्टी कौन कौन रही होंगी, यहाँ पे एक तरफ सिख अंपायर था, ठीक है, सिख अंपायर, महाराजा दलीप सिंह का नाम आप सुन रहे होंगे, ठीक है, इस समय पे, और दूसरी तरफ खुद ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। और क्रीमिया युद्ध ये इंडिया से संबंधित नहीं है, ये तो वर्ल्ड लेवल पे हो रहा था ना। क्रीमिया आइलैंड कहाँ पे है बताएंगे, क्रीमिया आइलैंड, ब्लैक सागर देख रहे हैं, ब्लैक सागर में देखेंगे आप। आइए क्रीमिया देखिए, क्रीमिया आइलैंड को देख लीजिए लोकेशन। ये आपको लोकेशन दिख रही है, ये जो है क्रीमिया आइलैंड है, ठीक है, ये आइलैंड है, ये क्रीमिया आइलैंड है, ठीक। आपको ब्लैक सी दिख रहा, ये पोर्शन आपने देखा क्रीमिया आइलैंड है, ये ब्लैक सी है, ठीक है। यहाँ पे इस सागर की चर्चा हम लोग करते रहते हैं। ये कौन सा सागर है, ये सी ऑफ मारमारा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, सी ऑफ मारमारा। और यहाँ पे आप लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट पढ़ते हैं, जल डमरू पढ़ते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसका नाम क्या है, स्टेट ऑफ बॉस्फोरस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखिए अभी हम लोग चलते हैं, यहाँ पे देखिए आपको पता है स्टेट क्या काम करती है, दो वाटर बॉडी को जोड़ती है, ठीक है। तो ये ब्लैक सागर है, ये ब्लैक सागर है, ठीक है, ये ब्लैक सी है, और ये सी ऑफ मारमारा है। अब इसको जोड़ने वाली कौन सी स्टेट है वो हम लोगों को देखना है। देखिए हम लोग स्टेट पे चलते हैं, आपको स्टेट दिखने लगी, अब आपको स्टेट दिखने लगी, ये है स्टेट, ये है चैनल, ठीक है। आप इस वाटर बॉडी से इस वाटर बॉडी में जा सकते हैं इस रास्ते के माध्यम से, यही रास्ता है, इसी को बोलते हैं जल डमरू, ठीक, क्लियर है। और इसका नाम क्या है, स्टेट ऑफ बॉस्फोरस, ठीक है। चलिए क्रीमिया की वजह से हम लोगों ने थोड़ा मैपिंग भी देख लिया, तो यहाँ पे तीनों ही आंसर है, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। आगे करते हैं, आइए 63 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से जमींदार या शासक ने 1857 का जो रिवोल्ट था को कुचलने में अंग्रेजों की सहायता की थी। तो ऐसे महाशय कौन थे, ये सभी थे, 1 से लेकर 6 तक जो आपको ऑप्शन में दिख रहे हैं, सभी लोगों ने अंग्रेजों की हेल्प की थी। ग्वालियर के सिंधिया, इसमें एक नाम और ऐड कर लीजिए, इंदौर के होलकर, ठीक है, इंदौर के होलकर, ये भी इन्होंने भी अंग्रेजों का साथ दिया था, ठीक है। हैदराबाद के निज़ाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, कश्मीर के महाराजा, पटियाला नाभा, जींद के सिख सरदार। अगर इन लोगों ने साथ दे दिया होता सभी ने, तो 1857 में ही अंग्रेजों का बोरिया बिस्तर बंद सकता था। तो फिर 1857 के जो हीरो हैं उनको भी तो जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसका आंसर तो खैर डी हो गया, ठीक है। आइए 1857 के जो हीरो थे उनको देख लेते हैं जल्दी से, टाइम नहीं लगेगा, जल्दी से नाम देख लेते हैं, पढ़े तो हम लोग कई बार हैं। गोरखपुर से कौन थे, मंगल पांडे, ठीक है। दिल्ली बहादुर शाह जफर सेकंड, लखनऊ हजरत महल, कानपुर नाना साहेब और तात्या टोपे, ठीक है। झांसी से आप लोग रानी लक्ष्मीबाई को जानते हैं। बिहार में कुंवर सिंह, बिहार यानी जगदीशपुर में कुंवर सिंह एक्टिव थे। इलाहाबाद बनारस में लियाकत अली साहब और बरेली खान बहादुर खान, ठीक है। इनके अलावा और भी थे, ठीक है, इनके अलावा और भी जगह भी शासक एक्टिव थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जब में लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। चलिए वापस क्वेश्चन पे आ जाओ, 64 पे आ जाओ। 64 पढ़िए, ये स्टेटमेंट है बहुत अच्छा है। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने 1857 के रिवोल्ट में तटस्थ रहने वाले या युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने वाले शासकों तथा सरदारों के संदर्भ में टिप्पणी की थी कि इन शासकों तथा सरदारों ने तूफान के आगे बांध की तरह कामकार किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। ये 1857 रिवोल्ट के लिए बोला जा रहा, ठीक है। और किसके लिए बोला जा रहा, जो हीरो थे इनके लिए, जिनके बारे में हम लोग अभी देखे, इनके लिए, ठीक है, इन महाशय के लिए नहीं। चलिए, और किसने बोला था 1857 के टाइम पे, कौन था बताइए, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, ये फर्स्ट वाइसरॉय भी थे, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से ये फर्स्ट वाइसरॉय बन गए थे, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग साहब। और यहीं से स्टेट ऑफ सेक्रेटरी वाली पोस्ट आई थी, जो राज्य सचिव पढ़ते हैं ना, ठीक है। तो इसी एक्ट से स्टेट सेक्रेटरी की पोस्ट जनरेट हो गई थी। और यहाँ पे ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये जो दो बॉडी हुआ करती थी पहले, इसको खत्म कर दिया गया और एबोलिश कर दिया गया, ठीक है। इनकी जगह पे कौन आ गया, स्टेट सेक्रेटरी आ गया। उस समय के जो स्टेट सेक्रेटरी थे, इनको आप आज की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की तरह ट्रीट कर सकते हो, ठीक है, जो मंत्रिपरिषद है। और वाइसराय को आज के प्रेसिडेंट की तरह आप ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कन्फ्यूजन नहीं होगा, वाइसराय, ठीक है।
और इसी एक्ट से क्या डिसाइड हुआ था कि अब इंडिया पे जो शासन है वो क्राउन करेगी, ठीक है। वहाँ की संसद से क्या फरमाना गया था इस एक्ट में? इस एक्ट में यही लिखा ही था कि अब बीओडी और बीओसी अब आपके बस का नहीं है, ठीक है, अब हम करेंगे। तो फिर उसी के रिफॉर्म में वाइसराय जैसी पोस्ट और स्टेट सेक्रेटरी जैसी पोस्टों का यहाँ पे ये नई पोस्टें क्रिएट की गई थी, ठीक है। चलिए 65 देखिए जल्दी से। आइए 65 देखिए। प्रारंभिक क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन में निम्नलिखित में से किन किन समाचार पत्रों ने, न्यूज़पेपर ने क्रांतिकारी आतंकवाद की पैरवी की, यानी रेवोल्यूशनरी टेररिज्म। कितना गलत बात है, टेस्ट सीरीज वालों को भी ये शब्द नहीं लिखना चाहिए, आतंकवाद की जगह गतिविधि लिख दें। ये आतंकवादी घटनाएं अंग्रेजों के लिए थी, हम लोगों के लिए थोड़ी ना थी। भगत सिंह साहब अंग्रेजों की नज़र में आतंकवादी थे, हमारी नज़र में और हम लोगों की नज़र में थोड़ी ना आतंकवादी थे। ये हम लोगों की विडंबना है कि हमारे भारतीय इतिहास में कुछ इतिहासकार ऐसे भी हैं, महान आत्माएं ऐसी भी हैं जिन्होंने भगत सिंह साहब जैसे लोगों को भी आतंकवादी बोला है। संध्या, युगांतर और काल। संध्या को लिखने वाले, पब्लिश करने वाले कौन थे? बीबी उपाध्याय, ठीक है। युगांतर को सबसे पहले वरिंद्र कुमार घोष साहब की ये पत्रिका थी, ठीक है। बाद में फिर अरविंद घोष साहब, ये भी बाद में इससे जुड़ गए। काल जो थी वो शिवराम महादेव साहब की थी। मैं जूम कर दूँ, दिख रहा है ना? इस पिक्चर को देखिए, ये कौन है बता सकते हैं? ये अरविंदो घोष साहब हैं, ठीक है। युगांतर के बारे में क्या लिखा है? बंगाली वीकली न्यूज़पेपर, ठीक है। श्री अरविंदो घोष और वरिंद्र कुमार घोष साहब, ठीक है। दोनों का नाम याद रखना है आपको युगांतर के मामले में, ठीक है। 66 देखिए। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस आंदोलन में भूमिगत क्रियाकलापों में सक्रिय थी? भूमिगत क्रियाकलाप यानी अंडरग्राउंड एक्टिविटी। तो आसिफ अली साहिबा का 1942 की एक एक्टिविटी तो याद ही होगा आपको। इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे फ्लैग होस्टिंग के लिए जानी जाती हैं, ठीक है। अंडरग्राउंड एक्टिविटी इसलिए करना पड़ा क्योंकि ये गिरफ्तार हो गई थी, ठीक। और आपने 1942 में आपने पढ़ा होगा कि अंग्रेज़ों की तरफ से कौन सा यहाँ पे ऑपरेशन चल रहा था गिरफ्तारी के लिए? ऑपरेशन थंडरबोल्ट, ठीक है। सॉरी, ऑपरेशन जीरो आवर, ठीक है। ऑपरेशन जीरो आवर और ऑपरेशन थंडरबोल्ट किस लिए था? क्विट इंडिया मूवमेंट को समाप्त करने के लिए। तो गिरफ्तारी के लिए ये था और मूवमेंट को खत्म करने के लिए थंडरबोल्ट था। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। और अगर ऐसे पूछ ले कि कौन कौन से नेता ऐसे थे जिन्होंने भूमिगत क्रियाकलापों में एक्टिव यहाँ पे भूमिका निभाई थी, तो अरुणा आसिफ अली साहिबा के अलावा आपको उषा मेहता जी का भी नाम याद रखना है और राम मनोहर लोहिया साहब का भी नाम याद रखना है, ठीक। इस पिक्चर को देखिए, ये है अरुणा आसिफ अली साहिबा, ठीक है। ये 1996 की फ़ोटो है, 1996 की फ़ोटो। इनकी डेथ 1996 में हो गई है। ये भारत रत्न अवार्डी हैं, ठीक है, भारत रत्न से अवार्डी हैं। और ये चाचा जी दिख रहे हैं। चलिए आइए 67 कीजिए। यहाँ पे क्रोनोलॉजी बताना है, घटनाओं का सही कालक्रम बताना है। पहला ऑप्शन देखिए, आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमा। ये मुकदमा चला गया था 1945 में, ठीक है। उसके अलावा और कौन सी घटना यहाँ पे दी हुई है? इस तरफ लिखा है नौसेना विद्रोह, ये 1946 का है, ठीक है। कैबिनेट मिशन के बारे में आप लोग जानते हैं, कब आया था? ये मार्च 1946 में आया था, ठीक है। और नौसेना विद्रोह ये फरवरी की बात है, फरवरी 1946 का। तो यहाँ पे जल्दी से देख लीजिए, तो ये तो सीक्वेंस में ही लगा है, तो 1 2 3 हो जाएगा, ठीक। पहले आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा चला देना, ठीक है, फिर नौसेना विद्रोह करा देना, इसके बाद कैबिनेट मिशन की एंट्री कर देना। चलिए आइए 68 देखिए। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पिक्चर बिलर है पर दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। द हिस्ट्री ऑफ, दिख रहा है ना? द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखी है? जेम्स मिल। ये आपको नाम थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, जेम्स मिल, ठीक है, तो याद रखना। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा? जेम्स मिल साहब, ठीक है। ये स्कॉटलैंड के थे, ये हिस्टोरियन भी थे, इकोनॉमिस्ट भी थे, ये फिलोसफर भी थे। इन्होंने इस वाली किताब को, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया को 3 भाग में लिखा है। पहला भाग हिंदू का है, ठीक है, दूसरा भाग मुस्लिम का है और तीसरा भाग ब्रिटिश का है, ठीक है। 3 कालखंडों में इन्होंने डिवाइड करके इस किताब को लिखा है। और नाम याद रखना जेम्स है, ना कि जॉन है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में जॉन भी लिखा है, तो इस पर हो सकता है हम लोग गलत करते हैं इसको देख के। चलिए आगे बढ़ें। चलिए 69 देखिए। निम्नलिखित में से किस राजनीतिक चिंतक ने, यानी फिलोसफर ने, तो ये हम लोगों ने अभी ऊपर पढ़ा, ये फिलोसफर भी थे, इन्हीं की चर्चा हो रही है अगले क्वेश्चन में भी, ठीक है, जेम्स मिल साहब की। राजनीतिक चिंतक ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश 3 कालखंडों में विभाजित किया। अभी आपने पढ़ा जेम्स मिल, ठीक है, जेम्स ना कि जॉन। तो यहाँ पे कोई भी नहीं ऑप्शन, ठीक है, तो यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे आइए 70 देखिए। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? आसान सा क्वेश्चन है, भारत का पूछा है, ठीक है, बंगाल का नहीं पूछा है। भारत का पूछा है तो कौन हो जाएगा? विलियम बेंटिक, ठीक है। ये किसके समय पे थे? हम लोग को ऐसे ही बोलना चाहिए, किसके समय पे थे? राजा राम मोहन राय साहब के समय पे थे। 1833, मैं 2 डेट हमेशा याद कराता हूँ आपको, 1833 और 1829, सती प्रथा कानून और इनकी डेथ। और जिस टाइम में इंडिया के गवर्नर जनरल रहे हैं भारत के, वो टाइम भी था 1828 से 1833 तक ही थे। यही एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा, 33 या 34 है, देख लेना आप लोग। और वारेन हेस्टिंग्स के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? ये भी फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल, लेकिन ऑफ बंगाल के, ठीक है, बंगाल के थे, ना कि इंडिया के, ठीक है। जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करते थे, उनका नाम चेंज करके भारत का गवर्नर जनरल कर दिया था, उसी पोस्ट का नाम बदल दिया था, ठीक।
और ये एक्ट कौन सा था जल्दी से बताइए? 1833, ठीक है। 1833 का एक्ट था जिसने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को चेंज कर दिया किसमें? भारत के गवर्नर जनरल में, ठीक है। तो ये भी याद रखना। चलिए आगे कीजिए। 71 देखिए। 1883 में ब्रिटिश द्वारा लाया गया इलबर्ट बिल किस विषय से संबंधित था? इलबर्ट बिल के बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा पिछले क्वेश्चंस में। इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? जो अच्छे इंसान थे। अच्छे इंसान कौन थे? रिपन साहब, ठीक है। रिपन साहब का टाइम पीरियड क्या था? लिप्टन से पहले, ठीक है, यानी 1880 से 1884 तक, ठीक है। रिपन साहब थे। इसके बाद कौन आ गए थे? डफरिन साहब आ गए थे, ठीक है। इनसे पहले कौन थे? लिप्टन साहब थे। इलबर्ट बिल हम लोगों के फेवर में था, लेकिन अंग्रेजों के फेवर में नहीं था, इसलिए अंग्रेज इससे नफरत करते थे, इस बिल से विरोध करते थे और उन्होंने पुरजोर विरोध भी किया इसका, ठीक है। इलबर्ट बिल से हम लोगों को क्या क्या फ़ायदा हुआ? आम जनता के लीगल राइट्स जो हैं वो बढ़ गए थे, ठीक है। और क्या फ़ायदा हुआ? इंडियन जज जो थे इनकी पावर में वृद्धि हो गई। किस तरह की पावर में? अब इंडियन जज भी, यदि अंग्रेजों पे कोई मुकदमा चल रहा है तो गोरों के मुकदमे में भी अब इंडियन जज सुनवाई कर सकते हैं, ठीक है। ये पावर दी गई ये पावर दी गई इलबर्ट बिल के द्वारा, ठीक है, इंडियंस को। विरोध इस बात पे था कि गोरों का मुकदमा काले लोग कैसे सुन सकते हैं। अब इनको कौन समझाता उस टाइम पे? आज समझ में आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जस्टिस हो जाएगा ना, जस्टिस, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ें, चलो 72 करो जल्दी से। निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन किया? जस्ट फैक्ट याद कर लीजिए बस। ये मैंने जो यहाँ पे पिट्स इंडिया अगर बोल दिया होगा एक्ट, तो वो सॉरी पिट्स नहीं था, ठीक है। ये जो 18 कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ, यहाँ पे 1833 यहाँ पे एक्ट की बात कर रहे थे ना, ये चार्टर एक्ट थे, ठीक है, पिट्स नहीं थे। चलिए यहाँ पे 72 हो गया हम लोगों का, नहीं 72 कर रहा है। तो ये इसका आंसर क्या है जल्दी से बताइए? 1833 का चार्टर एक्ट, इसके द्वारा फर्स्ट लॉ कमीशन का गठन किया गया था, ठीक। ये सब एक्ट पास कहाँ हो रहे थे? ये सब ब्रिटिश पार्लियामेंट में हो रहे थे, ठीक है, लागू यहाँ किए जाते थे इंडिया में। इस चार्टर एक्ट की एक खास बात थी, यहाँ पे कंपनी के जो कमर्शियल राइट थे, यानी व्यापारिक अधिकार जो थे, शक्तियाँ थी कंपनी के बाद, ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद वो छीन ली गई थी, ठीक है, 1833 से। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो चाइना से बिजनेस कर रही थी उसको भी खत्म कर दिया था। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ऐसा क्यों कर रही थी कि इसके व्यापारिक यहाँ पे जो अधिकार थे वो खत्म कर दिए, चाइना के साथ बिजनेस खत्म कर दिए? क्योंकि यहाँ के बाद 1833 के बाद और लालच आ गया था अंग्रेजों में। जब ईस्ट इंडिया कंपनी इतना पैसा कमा के दे रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ब्रिटिश संसद को, तो वहाँ की पार्लियामेंट ने सोचा कि क्यों ना उस पर राजी किया जाए। यदि राज ही करने लगे उस देश पर तब तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो फिर आप देखेंगे आगे के एक्टों में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर मजबूत होने लगा गवर्नमेंट का, और कंपनी का कमर्शियल स्ट्रक्चर वीक होने लगा। चलिए आगे देखिए। 73 देखिए। इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? ये कौन थे जल्दी से बताइए? सर सैयद अहमद खान साहब। सर सैयद अहमद खान जो थे पहली की स्टेज में ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है, एकता है, उस पर बिलीव करते थे, ठीक है। बाद के समय पर लेटर फेज में, लेटर एज में या लेटर टाइम में फिर ये यूनिटी इनको रास नहीं आई। मतलब इनका रुख जो है वो पहले दो तरफा था, हिंदू मुस्लिम के लिए था, बाद में फिर एक तरफा हो गया, ठीक है। चलिए भी ऑप्शन हो गया। ये जो संस्था बनी थी ये खान साहब के पहली स्टेज में बनी थी। पहले के समय का मतलब जब वो यूनिटी पे बिलीव करते थे, ठीक है। तो इस संस्था का मकसद ही था, ऑब्जेक्टिव ही था यूनिटी, ठीक है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी। चलिए 74 देखिए। आसान सा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने 1834 में सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को पढ़ा? तो हम लोगों ने पिछले टेस्ट में किया था, इनको देखा भी था। वो कौन थे? जेम्स प्रिंसेप, ठीक है, जेम्स प्रिंसेप। इन्होंने अशोक के जो रॉक पिलर है, इंस्क्रिप्शन पे या रॉक पिलर्स पे जो इन्फॉर्मेशन लिखी है उसको पढ़ने की कोशिश की है इन्होंने, ठीक है। तो प्रिंसेप साहब ने ब्राह्मी टेक्स्ट को भी समझ लिया था, ठीक है, और खरोष्टी भी आप लोग पढ़ते हैं ना, खरोष्टी को भी समझा था, ठीक। आइए आगे आइए। 75 देखिए। रविन्द्रनाथ ठाकुर को साहित्य का नोबेल प्राइज़ कब मिला था? आसान सा क्वेश्चन है। किसके लिए मिला था जल्दी से बताइए? गीतांजलि के लिए मिला था, ठीक है, गीतांजलि। वो कब मिला था? 1913। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। और ये कलेक्शन ऑफ पोएम था, ठीक है, कलेक्शन ऑफ पोएम, ठीक। मतलब ये लिटरेरी वर्क है, तो ये नोबेल प्राइज़ किस में मिला? लिटरेचर में मिला, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर साहब को। चलिए 76 देखिए। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? कार्यकारिणी यानी एग्जीक्यूटिव, गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव थी, ठीक है, उसके मेंबर पहले भारतीय कौन थे? जस्ट फैक्ट है, याद कर लीजिए। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा साहब, ठीक है, एसपी सिन्हा लिखा हुआ मिलता है किताबों में, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए। 77 जलियांवाला बाग मासेकर के विरोध में निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों द्वारा प्रदान की गई उपाधियों को वापस कर दिया? एक तारीख जो हम लोग कभी नहीं बोलते हैं, 13 अप्रैल 1919। इस मासेकर में ये चार चीज़ें हम लोग याद रखते हैं। ए डेट, माइकल ओडायर, ऊधम सिंह, हंटर कमेटी। इन्होंने आदेश दिया था, ऊधम सिंह ने 1940 में इंग्लैंड में जाकर इनको मार दिया था, ठीक है। इस हत्याकांड की समीक्षा के लिए हंटर कमेटी का गठन हुआ था, ठीक है। हंटर कमेटी ने डायर साहब को बाइज्जत बरी कर दिया था, ठीक है।
और डायर साहब के काम को सही ठहराया था हंटर कमेटी ने, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर के पास उपाधि कौन सी थी? सर की, ठीक है। महात्मा गांधी साहब के पास कौन सी उपाधि थी? केसरी हिंद। सुब्रमण्यम अय्यर साहब के पास कौन सी उपाधि थी? नाइटहुड की, ठीक है। तो यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में पूछ रहा, तो ये सर की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने यहाँ पे वापस कर दी थी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। महात्मा गांधी के पास जो केसरी हिंद की उपाधि थी, इन्होंने भी त्याग किया था उसका, लेकिन ये कब लौटाया था इन्होंने? नॉन कॉपरेशन के टाइम पे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब शुरू हुआ था उससे पहले इन्होंने इसका त्याग किया था, ठीक है, असहयोग आंदोलन। सुब्रमण्यम अय्यर साहब तब नाइटहुड की उपाधि को त्यागे थे जब एनी बेसेंट की गिरफ्तारी हुई थी। नाइटहुड की उपाधि इनके पास भी थी, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर साहब के पास। इनके पास 2 उपाधियाँ थी, नाइटहुड की भी और सर की भी, ठीक है। तो सबका टाइम अलग अलग है उपाधियों को त्याग करने का, तो इसके हिसाब से जलियांवाला बाग हत्याकांड के हिसाब से यहाँ पे केवल एक हो जाएगा, ठीक। चलो आगे करो। 78 देखिए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कांग्रेस के द्वारा अपनाई गई? अभी आपने देखा संयोग आंदोलन में गांधी जी ने खुद ने केसरी हिंद की उपाधि को त्याग किया था, ठीक है। तो उपाधियों का अंत ये तो हो जाएगा, ये तो बिल्कुल मैच कर रहा है। अंग्रेजों को किसी भी काम में कॉपरेशन नहीं देना था, टारगेट ये था, ठीक है। तो आप यहाँ पे हर जगह देखेंगे बहिष्कार, मतदान का बहिष्कार, सरकारी विद्यालय नौकरियों का बहिष्कार, अदालतों का बहिष्कार, ठीक है। ये चारों पॉइंट करेक्ट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर चारों हो जाएगा, ठीक, चारों हो जाएगा। आगे करें। 79 देखिए, कांग्रेस के अंदर पूर्ण स्वराज के लिए, पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक, की मांग को तीव्र करने के लिए इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं, आप इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के बारे में पढ़ते होंगे, इसकी स्थापना किसने की थी? रास बिहारी बोस साहब ने, ठीक है, रास बिहारी बोस ने। फिर ऑप्शन में ये सब क्यों दिख रहा? क्योंकि यहाँ पे गलत हो गया। फिर यहाँ पे ऑप्शन में ये सब क्यों लिखा है? ये सभी जो ऑप्शंस लिखे हैं ये इस वाली संस्था के लिखे हैं, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। यहाँ पे शायद मिस्टेक हो गई है, ठीक है। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग जो स्थापना की थी उसमें जवाहरलाल नेहरू साहब थे, सुभाष चंद्र बोस साहब थे और श्रीनिवास अयंगर साहब थे, जिसमें से जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस सेक्रेटरी थे, ठीक है, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के सेक्रेटरी थे। और श्रीनिवास अयंगर साहब थे, ये प्रेसिडेंट थे, ठीक है, ये प्रेसिडेंट थे लीग के। इसके अलावा सत्यमूर्ति साहब भी इस संस्था से जुड़े हुए थे और शरत चंद्र बोस, SC बोस, ये भी जुड़े हुए थे, ठीक है। यानी ये फाउंडर मेंबर थे 5 लोग, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 सभी सही हैं, ठीक, समझ में आया। सिर्फ इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना पूछी तो वो रास बिहारी बोस साहब हैं। ये जो ऑप्शंस हैं वो इस वाली संस्था के हैं, ठीक। चलिए तो यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा। चलिए 80 देखिए, दलित उत्थान के लिए, दलित उत्थान यानी अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑप्रेस्ड के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का प्रारंभ किसने किया था? आत्मगौरव आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? आप EV रामास्वामी नायकर साहब को जानते हैं, ठीक है, ये तमिलनाडु में एक्टिव थे। और ये कब की बात है? 1921 की बात है, ठीक। 1921 में इस मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था। इन्होंने एक पार्टी बनाई थी, जस्टिस पार्टी, ठीक है, ये भी पूछता है क्वेश्चन में, ये भी याद रखना। जस्टिस पार्टी किसने बनाई थी? EV रामास्वामी साहब ने, ठीक। इन्होंने तमिलनाडु में जेंडर और कास्ट इनइक्वलिटी जो है उसके लिए बहुत काम किया, ठीक है। इनको EVR के नाम से जानते थे लोग, EVR। ये पहले INC के मेंबर थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, लेकिन 1925 में इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था कांग्रेस से, ठीक है। रिज़ाइन इसलिए किया था क्योंकि इनको लगता था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो केवल ब्राह्मणों का हित देखती है, ठीक है, इसलिए इन्होंने क्विट किया था INC को। और इसी सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट में EV रामास्वामी नायकर साहब का जो सरनेम है नायकर को इन्होंने त्याग कर दिया था, डिलीशन कर दिया था, ठीक है। इसके बाद नायकर नहीं लिखा, इसके बाद इन्होंने नायकर शब्द को ऐड नहीं किया, सरनेम को ऐड नहीं किया अपने नाम में, ताकि इनकी जाति पता ना चले। क्योंकि इनका मेन मोटिव क्या था? जेंडर और कास्ट को लेकर जो इनइक्वलिटी है उसको कम करना। तो ये सब चीज़ें बहुत बड़ा मैसेज देती हैं सोसाइटी में, समाज में। और आप आज भी साउथ में देखते होंगे कि बहुत सारे नामों में आपको सरनेम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे सी होगा। चलिए 81 देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान बॉम्बे क्रॉनिकल ने ब्रिटिश अत्याचारों की निंदा की थी। ब्रिटिश अत्याचार यानी ब्रिटिश एट्रोसिटीज़। ये इंग्लिश वालों के लिए यहाँ पे मैं बोल देता हूँ ताकि उनको दिक्कत ना हो, एटलीस्ट कुछ शब्द समझ में आते रहें तो वो बाकी मैनेज कर लेंगे। बॉम्बे क्रॉनिकल इंग्लिश का न्यूज़पेपर था, ठीक है, इंग्लिश न्यूज़पेपर था। इनको स्टार्ट करने वाले कौन थे? फिरोज शाह मेहता, सर फिरोज शाह मेहता, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाद में ये INC के अध्यक्ष बन गए, ठीक है। और ये बॉम्बे क्रॉनिकल मर्ज हो गई किसके साथ? इंडियन डेली मेल के साथ। मैं यहाँ पे जूम कर दे रहा हूँ, इंडियन डेली मेल के साथ मर्ज हो गई बॉम्बे क्रॉनिकल, जिसको स्टार्ट किया था फिरोज शाह मेहता साहब ने, ठीक है। और इंडियन डेली मेल को हैंडल कौन करता था? एडिट कौन करता था? एडिटर, सबसे बड़े जो एडिटर थे इंडियन डेली मेल के, वो यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ, और वो थे BG हॉर्नी मैन, ठीक है। ये इंग्लिश थे। आप लोग देख रहे हैं, एक अंग्रेज ने अंग्रेजों की ही बुराई की, किसमें? बॉम्बे क्रॉनिकल के माध्यम से, इंडियन डेली मेल के माध्यम से, और बताया यहाँ पे कि ब्रिटिश अत्याचार यहाँ पे क्या क्या हो रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में देख लीजिए, BG हॉर्नी मैन, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए 82 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वायसराय अफगानिस्तान के प्रति कुशल अक्रियता की नीति से संबंधित नहीं था? इसका मतलब है पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी, ठीक।
इसको स्टार्ट किसने किया था, याद आ रहा? लॉर्ड लॉरेंस का नाम याद आ रहा? यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ये 1864 से 1869 तक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। आपने अभी कुछ देर पढ़ा फर्स्ट अफगान वॉर, याद आ रहा? मैं बस लिंक कराने की कोशिश कर रहा हूँ। फर्स्ट अफगान वॉर, जिसमें ब्रिटिश सेना को मुँह की खानी पड़ी, ये भी पढ़ा आपने, ठीक है। और ये कब हुआ था? 1839 से। एक्टिव कब रहे ये वॉर? 1839 से 1842, यानी यहाँ पे अंग्रेज हार गए थे इस वॉर में, ठीक है। जब लॉरेंस यहाँ पे गवर्नर जनरल बन के आए ना 1864 में, तो ये नहीं चाह रहे थे कि हम फिर से हार जाएं। तब इन्होंने एक चालाकी पूर्वक काम किया। इसको पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी को हिंदी में ये भी बोलते हैं, चालाकी पूर्वक निष्क्रियता, ठीक है, निष्क्रियता। और इसमें लॉरेंस साहब ने क्या किया? अफगानिस्तान से दोस्ती कर ली, ठीक है, दोस्ती कर ली, वहाँ के शासक से दोस्ती कर ली और वहाँ के पूरे शासन प्रशासन के बारे में समझ लिया, ठीक है। यानी अफगानिस्तान के अंदर क्या क्या चल रहा है ये बिना युद्ध लड़े हम जान सकते हैं इस नीति के अनुसार। लॉरेंस साहब ने ये किया। दोस्त की पीठ पीछे छुरा भोंकने वाली स्थिति थी यहाँ पे। तो यहाँ पे अंग्रेज लोग अक्रिय भी रहे और यहाँ पे उनका काम भी बन गया, ठीक है। ये मतलब है चालाकी पूर्वक निष्क्रियता, यानी या फिर प्रतिकुशल अक्रियता, ठीक। इन एक्टिविटी से जो संबंधित था वो आपको याद रखना पड़ेगा नाम, लॉर्ड लॉरेंस का, लॉर्ड नॉर्थब्रुक का और लॉर्ड मेयो का, ठीक है। लिट्टन ने इस नीति को फॉलो नहीं किया, ठीक है, तो लिट्टन को ऑप्शन से काट देना। तो यहाँ पे नहीं पूछा था तो आंसर सी हो गया, ठीक है, समझ आया। तो चलिए, लिट्टन साहब का एक काम तो अच्छा लगा, पीठ पीछे छुरा नहीं भौंका, जो है वो सामने सामने रहे तो ज़्यादा सही है। आइए आगे आइए, 83 देखिए, इसको मैं अरेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है, दिख नहीं रहा। 83 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से आर्य समाज के प्रमुख सिद्धांत थे? प्रिंसिपल कौन से थे आर्य समाज के? आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी आपको पता है? 1875 में। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है। स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती जी ने, ठीक है। और ये धार्मिक संगठन था, जिन चीज़ों पर ये बिलीव करते थे वो वेदों में सर्वोच्च था, यानी सुप्रीमेसी ऑफ वेदास। ये पॉइंट तो आधारित है इस समाज का, इस संगठन का, ठीक है। पुनर्जन्म में बिलीव करते थे, ठीक है। और यहाँ पे बहुदेववाद को नहीं मानते थे वो, मतलब पॉलीथीज्म नहीं मानते थे, एकेश्वरवाद को मानते थे, ठीक है, एकेश्वरवाद। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये पॉइंट तो गलत हो गया। चौथा है बाल विवाह और बहु विवाह का विरोध, ये तो करना ही था। आर्य समाज को समाज सुधार आंदोलन में गिना जाता है, ठीक है। तो ये समाज सुधार हो कैसे रहता है? ऐसे ही तो हो रहा था, बाल विवाह और बहु विवाह का विरोध करके, ठीक है। तो यहाँ पे पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है, तो 1 2 4 हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक। 84 देखिए, निम्नलिखित में से कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम ग्रेजुएट महिला कौन थी? 1890 में कांग्रेस को संबोधित किया इन्होंने। कादम्बिनी गांगुली, सुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है, इनके बारे में आप लोग जानते होंगे, ये पहली फीमेल डॉक्टर है इंडिया की, फर्स्ट फीमेल डॉक्टर, ठीक। चलिए आगे 85 देखिए। 85 में ये कंपनी है, उनके अपनी भाषा में नाम लिखे हुए हैं, हम लोग यहाँ पे अपनी भाषा में पढ़ ले रहे हैं। एस्तादो द इंडिया, ये पुर्तगाल की कंपनी थी, ठीक है, पुर्तगीज़ कंपनी। और ये 1602 में, 1946 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक। ये डेनमार्क की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, डेन से डेनमार्क है, ये 1616 का है। ये जो वेरिंग द ओस्ट इंडिसे कंपनी दिख रही है, ये डच वालों की थी, ठीक है, डच। और डच की ये कंपनी जो है वो स्थापना हुई थी 1602 में। और ये तीसरे ऑप्शन में दिख रही कंपनी देश इंडिसे ओरिएंटल लेस, ये 1616 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी की कब स्थापना हुई थी? 1600 में, ठीक है। तो पॉज कर लेना वीडियो और देख लेना, अब यहाँ पे मिला लेना, ठीक। चलिए अभी 85 रहने देते हैं। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।